मैं अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि एम्स फैमिली के सभी मेंबर्स खुशहाल होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एम्स डिजिटल क्लासेस की तरफ से सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन की सीरीज रन हो रही है। इसमें हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन के केस में गुडविल ट्रीटमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आज हम लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा वो सीबीएसई 2005 का रहेगा, जिसपे कि आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. On 1st April 2005, they decided D as a new partner for 1/8 share in the profits of the firm. The new profit sharing ratio of A, B, C and D will be 3:2:2:1. On D's admission, the goodwill of the firm was valued rupees 2,40,000. D brought in cash rupees 1,75,000 for his share of capital and also brought necessary cash as a premium for his share of goodwill. Calculate sacrifice gain of A, B and C on D's admission. Also pass necessary journal entries in the books of the firm. Show your calculation clearly. CBSE 2005। ए बी सी पार्टनर्स हैं और फिर उन्होंने उसके बाद आगे चल के डी को एडमिट किया है। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसा क्या है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में नहीं था। आज क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जो ये जानना चाहते हैं कि किस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स गेनर हो जाते हैं और गेनर हो जाने के बाद में जर्नल एंट्री के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गुडविल को रिकॉर्ड करते समय। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ बोर्ड के ऊपर आपके राइट हैंड के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में ए बी सी पार्टनर है, जैसा कि स्टार्टिंग की लाइन से आपको पता चल रहा है, और इसमें ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो 5:3:2 गिवन है। जैसे ही आपको ओल्ड रेशियो दिख जाए वैसे ही आपको इमीडिएटली क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी देखना चाहिए। तो देखिए नीचे आगे चल के क्वेश्चन में ए बी सी डी डायरेक्टली आपको रेशियो दिख रहा है 3:2:1। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि व्हेनेवर भी ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज गिवन देन वी हैव टू सॉल्व सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने वर्किंग नोट ऑलरेडी आपके लिए पहले से कर रखा है कि समय कम लगे। तो फर्स्ट वर्किंग नोट का पार्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें आप देखें ए के केस में 5/10 है। क्यों 5/10 है? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कि रेशियो गिवन है 5:3:2, इसका मतलब है 5/10। फिर हम माइनस करेंगे न्यू रेशियो को जो आपका है 3/8, क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में देखिए ए बी सी डी का गिवन है 3:2:2:1। तो इस तरह से ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो जब हम माइनस करते हैं तब इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली आता है आपका 10/80, जिससे कि ए ने सैक्रिफाइस किया। तभी आपके मन में आता है अरे सर एक बार सॉल्यूशन भी तो बता देते कि डायरेक्ट 10/80 कैसे आया, क्योंकि सब स्टूडेंट तो मैथमेटिक्स के हैं नहीं। तो बेटा बहुत ही इजी यूनिटरी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जस्ट अपोजिट से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस करते हुए। कैसे? जैसे यहाँ 5 दे रखा है तो 5 के अपोजिट में क्रॉस में 8 आता है, तो हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के अपोजिट में क्रॉस में है 10, तो हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूनिटरी कॉन्सेप्ट के थ्रू। देन डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालने से बच जाते हैं। तो एलसीएम निकालने पर बहुत से स्टूडेंट्स थोड़ा घबराते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तब डायरेक्टली हमारे पास आंसर आएगा 10/80, जो कि सैक्रिफाइसर है। घबराने की जरूरत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार फिर से आसान भाषा में मैं आपको बी के केस से बताता हूं। तो देखिए बी का ओल्ड रेशियो गिवन था 5:3:2। तो 5:3:2 में 3/10 अगर कर दिया जाए तो ये बी का रेशियो हो जाएगा। देन हम बी का न्यू रेशियो देखेंगे। न्यू रेशियो क्या है? 3:2:1। तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? 2/8। तो हम ओल्ड 3/10 में से 2/8 को अगर डिडक्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तब क्या होगा? 3 × 8। तो देखिए 3 का क्रॉस है 8, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का क्रॉस है 10,
तो 2 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 3 × 8 2/10 डिनोमिनेटर डायरेक्टली मल्टीप्लाई, इसका मतलब हुआ 4/80 आंसर है और ये भी सैक्रिफाइजर है। हमको पता है कि जब पॉजिटिव होता है आंसर तो सैक्रिफाइजर होता है। अब हम सी के ऊपर भी आते हैं, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। सी का ओल्ड रेशियो है 2/10। कैसे? क्वेश्चन देखिए दे रखा है 5:3:2 तो 2/10 हो गया सी का रेशियो। आफ्टर देन हम माइनस करते हैं 2/8। ये 2/8 कैसे? क्वेश्चन में देखिए न्यू रेशियो 3:2:1 तो यहाँ 2/8 अगर लिया जाए न्यू रेशियो ओल्ड माइनस न्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई 2 × 8 फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई 2 × 10 डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। इस तरह से सॉल्व करने पे आंसर आता है -4/80 और जो कि गेनर है। आपके मन में इमीडिएटली आना चाहिए इस बात पे कि अभी तक सर सैक्रिफाइजर का कलर नहीं चेंज किया, इसका भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे इसको ब्लैक में लिख करके रेड पे क्यों लिख रहे हैं? बेटा इसीलिए कि आपके माइंड में ये स्ट्राइक करे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जब भी सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन में माइनस में आंसर आ जाता है तब इसका मतलब होता है कि गेनर हो गया। इस क्वेश्चन में यही की फैक्टर है सी। सी एक ओल्ड पार्टनर है जो अब न्यू कंडीशन मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर बात करें आफ्टर एडमिशन तो गेनिंग पोजीशन पे आ जाएगा और इसी की वजह से एंट्री काफी टफ हो जाती है जो आपको अब समझनी होगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं सेकंड वर्किंग नोट के ऊपर। सेकंड वर्किंग नोट आप कहेंगे उसकी क्या जरूरत सर, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं? नहीं बेटा, जब कभी भी अगर ओल्ड पार्टनर्स में कोई भी एक गेनर हो जाए तो मेरा आपको सजेशन है कि वर्किंग नोट में इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ गुडविल जरूर कैलकुलेट करिएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल करते हैं किसके बिहार पे? फर्म्स गुडविल। अगर क्वेश्चन में फर्म्स गुडविल गिवन नहीं है तब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मगर आपके लिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि गिवन है फर्म्स गुडविल। जो फर्म्स गुडविल है 2,40,000 है, उसकी लैंग्वेज ही होती है गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो 2,40,000 गिवन है, अगर नहीं होती तब हम क्या करते? इसको हम कैलकुलेट करते। कैसे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, इन सब मेथड्स को मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। इसके लिए जिनको अगर डाउट हो रहा हो कि अभी मुझे और समझना है तो ये ऊपर आई कार्ड देखें, यहां से लिंक दे रखा है, इस जगह से जाकर के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड को देख सकते हैं। आफ्टर देन जब हमारे पास फर्म गुडविल गिवन है तो हम डायरेक्टली ए, बी, सी और पार्टनर डी के लिए उनका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2,40,000 को मल्टीप्लाई सैक्रिफाइसिंग से करेंगे। ध्यान से बोर्ड पे देखिए ए का सैक्रिफाइसिंग, तो ए ने सैक्रिफाइस कितने से किया था? 10/80 से किया था। तो इसलिए इसी पे डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे 2,40,000 10/80। फिर आप देखिए बी को, बी ने कितने सैक्रिफाइस किया था? 4/80 से, तो सीधे सीधे 2,40,000 में इसका शेयर 4/80। आफ्टर देन सी जो कि गेनर है, इसीलिए ध्यान दीजिए कि मैंने बोर्ड पर आप लोगों के लिए इसको कलर चेंज करके हाईलाइट कर दिया है। यही क्वेश्चन में टफ पोर्शन है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस हालत में 2,40,000 इंटू 4/80 करेंगे तो 12,000 आ जाता है। डायरेक्ट हम डी का 1/8 शेयर निकालते हैं 30,000। अब इससे पता चल गया हम लोगों को कि ए, बी, सी, डी इन चारों लोगों के लिए इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ गुडविल क्या दे रखी है। इमीडिएटली मन में आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, ये डी का 1/8 कैसे आ गया? बहुत से स्टूडेंट्स के मन में प्रॉब्लम आती है। बेटा डी का 1/8 क्वेश्चन में गिवन है कि ये किस तरह आया? गिवन इन क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पर आपके हेल्प के लिए, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:2:1। तो इस हालत में अगर हम डी को देखें तो इनका टोटल होता है 8, तो 1/8, इसलिए 1/8 यहाँ पर हम ले लेंगे डी के लिए और इससे हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती हैं इमीडिएटली अब हम अपनी जर्नल एंट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। जर्नल एंट्री ओल्ड स्टूडेंट्स मेरे इस बात को जानते हैं कि 4 ही होती हैं जो इंपॉर्टेंट हमको करनी होती है गुडविल के टाइम पर। नंबर 1 रिटर्न ऑफ की, तब आप यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ रिसीव्ड की। आप कहेंगे अरे सर नंबर 1 तो रिटर्न ऑफ की होती है और हम लोगों ने रिसीव्ड के लिए कर दिया है। तो बेटा ठीक, अब जरा एक बार क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ओल्ड गुडविल नहीं दे रखी है। अगर ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में गिवन होती तब लिखा होता रिकॉर्डेड गुडविल, गुडविल ऑलरेडी रिकॉर्डेड, या ये लिखा होता गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट।
इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमें फर्स्ट एंट्री नहीं करनी है। इसीलिए बार बार कहता हूं फर्स्ट एंट्री हमारे लिए ऑप्शनल एंट्री होती है। तो देखिए फर्स्ट हम रिसीव करेंगे, रिसीव करते समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर डी कैपिटल लेकर के आया है और साथ में प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर के आया है, और हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी उसका शेयर कैलकुलेट कर चुके हैं। ये देखिए कि डी शेयर ऑफ गुडविल इज 30,000। तो इस हालत में फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, डी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल वैल्यू 2,05,000। दोनों कंबाइन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसको अलग अलग करना चाहते हैं, मगर कुछ स्टूडेंट्स के मन में बात आती है कि सर अगर इसी ही एंट्री को हम लोग इंडिविजुअल कर लें तो क्या दिक्कत है। बेटा इंडिविजुअल करने पर प्रॉब्लम आएगी एग्जामिनेशन में, क्या उसको मैं आपके सामने रखता हूं। तो ध्यान से देखिए, अगर इंडिविजुअल हम करते हैं तो इंडिविजुअल के केस में डी से ए और बी को वैल्यू मिलनी है, तो यहाँ पर डी का जो प्रीमियम है वो सिर्फ ए और बी को ही जाना है। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी से मतलब नहीं। तब प्रीमियम डी का ए और बी को दे दिया जाएगा। जब भी प्रीमियम दिया जाता है तो आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। तो डी का प्रीमियम 30,000 हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। ए का 10/80 और बी का 4/80। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स इंडिविजुअल में क्या मिस्टेक करते हैं कि वो 30,000 इंटू 10/80 करते हैं, 30,000 इंटू 4/80 करते हैं। ये नहीं करना है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वर्क करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है। तो इस हालत में 10/80 और 4/80 को इजी टर्म में हम समझेंगे तो होगा 10:4, और सिंपलेस्ट फॉर्म पे कहेंगे तो 5:2। तो बेटा समझिए आपस का रिलेशन क्या है ए और बी का, उसमें सैक्रिफाइसिंग हमेशा होता है। तो 30,000 जो है वो 5:2 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह से ए के शेयर में आएगा 21,428 और बी का होगा 8,572। इसी वैल्यू को हम लोग इंडिविजुअल एंट्री पे पास कर देते हैं। अब बचता क्या है? सी का शेयर। क्यों? क्योंकि सी भी गेन कर रहा है। यहाँ पर डी ने गेन किया था, तो आपको पता है कि न्यू कमिंग पार्टनर गेन होगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिख रहा है। अब सी ने किया तो सी कैपिटल अकाउंट से करेंगे, तो सी कैपिटल अकाउंट 12,000 फिर इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, किसमें? 5:2 में। तो यहाँ पर 12,000 इंटू 5/7, 12,000 इंटू 2/7, तो ऐसे में ए को मिलेगा 8,572 और बी को मिलेगा 3,428। ध्यान देने वाली बात इस जगह फिर मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट 10/80 और 4/80 लिख देते हैं, जिससे कि गलत हो जाता है। बहरहाल अब यहाँ पे समय है हमारा प्रूफ करने का। तो देखिए प्रूफ करते हैं कि ए को क्या मिलता है। अब आप समझ चुके हैं ए को वैल्यू कहां से मिली, डी से मिली और सी से मिली। तो ये देखिए ए को फ्रॉम डी मिला और फ्रॉम सी मिला। डी से कितना मिला? 21,428। ये देखिए 21,428। उसके बाद फ्रॉम सी कितना मिला? 8,572। दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो फाइनली हमें कितनी वैल्यू आएगी? 30,000। ठीक इसी तरीके से आपने जब कंबाइन एंट्री करी थी तो देखिए एस कैपिटल अकाउंट 30,000 आया था कि नहीं आया था। अब अगर हम बी को भी क्रॉस चेक करते हैं तो बी को देखिए सिर्फ डी से मिलेगा और सी से मिलेगा। डी से कितना रिसीव किया? 8,572 और सी से कितना रिसीव किया? 3,428। मतलब कंबाइन किया तो कितना मिला? 12,000। तो ये पूरी कहानी अगर हम लोग ना करें तो देखिए 12,000 सीधे सीधे वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इंडिविजुअल एंट्रीज ऐसे मत पास करिएगा कि प्रीमियम की अलग एंट्री और जो गेनर हो गया ओल्ड पार्टनर उसके अलग एंट्री। बेटा कंबाइन करिएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और राउंड फिगर करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सजेशन आपको इस एंट्री के लिए है, एग्जामिनेशन में ऐसी एंट्री होती। लास्ट 23 ईयर से मैंने बोर्ड पे सॉल्यूशंस देखे हैं कि कैसे आते हैं, इसी तरह से होते हैं। चेक करने वाले भी इसी को ही देखेंगे, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। सो डोंट गो थ्रू दिस वे, go directly. In this case you easily find a same value. Then अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं जिसके ऊपर बोर्ड ने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा। दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप लोगों को पता है रूल कि गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो ये रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, गेनर टू सैक्रिफाइसर। इस कंडीशन में गेनर डी है। आप कहेंगे सर ये कौन सी नई बात है, एडमिशन के टाइम पर तो न्यू कमिंग पार्टनर हमेशा ही गेनर होता है। बिल्कुल सही, मगर ओल्ड पार्टनर जो गेनर होता है ये तो नई बात है।
तो इस कंडीशन में सी अब आपका ओल्ड पार्टनर है जो एज ए गेनर स्टैंड कर रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आफ्टर देन सैक्रिफाइसर ए और सी उनको हम क्रेडिट कर देंगे। अब एंट्री अगर हम लोग लिखते हैं तो एंट्री के लिए ध्यान देने वाली बात है कि न्यू कमिंग पार्टनर का नेम हम कभी नहीं लिखेंगे। अगर गुडविल ब्रिंग है देन प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू कमिंग पार्टनर की जगह स्टैंड कर रहा है 30,000 से। इमीडिएटली आपके मन में आता है कि अच्छा सर नहीं लेकर के आया 30,000, तब हम क्या लिखते? बेटा मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि तब आप करंट अकाउंट मेंशन करते। ब्रिंग है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, डजंट ब्रिंग है तो डीज करंट अकाउंट, बस और कुछ नहीं करना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंप्लीमेंट है, उसके बिहाफ पर हमें कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना, सिर्फ दो ही बातें करनी, ब्रिंग है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं है तो डीज करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट से आप काम करोगे। देन सीज कैपिटल, क्योंकि ये गेनर हो गया है इसलिए यहां पर डेबिट होगा। कितने से? 12,000 से। सर 12,000 कैसे? बेटा ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। सी के लिए देखिए उसका शेयर जितने से जो गेन कर रहा है उसी वैल्यू से उसको हमने डेबिट कर दिया। देन हम क्रेडिट के ऊपर आते हैं ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, ए का 30,000, बी का 12,000, तो 30,000 और 12,000। आफ्टर देन जैसे ही एंट्री कंप्लीट हो रही हो तो नरेशन कर दीजिए। बिना नरेशन के क्वेश्चन को क्लोज मत करिएगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज एग्जामिनेशन में आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस ब्रैकेट में डॉट 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 है, इतना तो मुझे लगता है कि आपको आता है कि आप नरेशन लिख लोगे। इसके फर्स्ट वाले में भी डॉट डॉट था, इस पे भी आप नरेशन लिख लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी कोई ओल्ड पार्टनर्स गेनिंग पोजीशन में आ जाता है तब जनरल एंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं, एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन को सही करिएगा। और अभी हमारी सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सीरीज रन कर रही है। अगले ईयर के क्वेश्चन को देखने के लिए अगला वीडियो देखना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।